नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? चलो, बहुत ज्यादा बोल दिया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने कंसाइनमेंट के सारे इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, ए टू जेड ऑलमोस्ट हमने इंट्रोडक्शन कवर अप कर लिया था। और जो भी कुछ गिनी चुनी बातें होंगी वो हम कवर कर लेंगे क्वेश्चनों के साथ। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपके आगे डील करूं, जिससे कंसाइनमेंट आपके हाथों की पकड़ बन जाए। ठीक है ना? तो देखो, वैसे तो मैंने हेडिंग डाली हुई है, हालांकि इसको साइड कर देते हैं, सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। श्री मेहता, क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा? श्री मेहता ऑफ बॉम्बे। देखो, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं तो थोड़ी कहानियों को समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना? और जैसे मैंने पहले बनाया था उन चीजों को बनाता हुआ चलूंगा। आपको नजर नहीं आएगा, बट मैं बना रहा हूं, ठीक है? और आपको सीधा एक फाइनल फिगर दिखेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है कि एक बंदा है श्री मेहता, मैं लिखता हुआ भी चल रहा हूं, आपको नजर नहीं आएगा अभी, जब मैं दिखाऊंगा तब नजर आएगा आपको। श्री मेहता कहाँ के रहने वाले बंदे हैं? ये बॉम्बे के रहने वाले बंदे हैं। कंसाइन, कंसाइन का मैंने मीनिंग बताया था, सेंड। इन्होंने 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹100 ईच, इन्होंने मतलब 1000, ये मानो 1000 यूनिट, ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 1000 यूनिट 100 रुपए की एक है, श्री सुंदरम मद्रास वाले को भेजी। मतलब दूसरा बंदा कौन है मेरे बेटा जी? श्री सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, श्री सुंदरम मद्रास वाले को भेजी। क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? कितनी यूनिट भेजी? इसको इन्होंने भेजी है 1000 केसेस भेजे हैं, जो कि 100 रुपए का एक है। चलो जी, श्री मेहता पे द फॉलोइंग एक्सपेंस इन कनेक्शन, मतलब ऑब्वियस बात है, जब वो सामान भेज रहे थे उन्होंने क्या क्या पे करा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आए हाय, कैरिज पे कर दिया 1000 यूनिट, फ्रेट पे कर दिया, फ्रेट पे कर दिया 3000 यूनिट। क्लियर है? और लोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड मतलब ये सामान उतारने चढ़ाने के खर्चे, उतारने चढ़ाने का खर्चा पेगा ना, क्योंकि इन्होंने माल चढ़वाया होगा। उतरवाने वाला काम तो कौन करेगा? भैया मद्रास वाला बंदा करेगा, वो सामान उतरवाएगा, अनलोड करवाएगा। क्लियर है? तो कुल मिला के इन्होंने जो खर्चा करा इसके रिगार्डिंग श्री मेहता ने 1000, 3000, 1000, यानी कि कुल मिला के इन्होंने 4000 का खर्चा ठोक दिया। ठीक है? अब श्री सुंदरम ने क्या करा? श्री सुंदरम ने इन्होंने क्या करी? सेल कर दी। इन्होंने क्या करी मेरे बेटा जी? सेल कर दी। कितनी यूनिट? इन्होंने 700 केसेस बेच दिए एट द रेट ₹140, मतलब एक 140 का बेगा। ठीक है ना? एंड इनकर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, और इन्होंने खर्चे कुछ इस तरीके से कर रखे हैं। ठीक है ना? खर्चे क्या कर रखे हैं? इन्होंने कर रखे क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस कितने पे कर रखा है? 850 रुपए। वेयर हाउस स्टोरेज, माल को रखने का खर्चा करा है, कितने रुपए? 1700 रुपए। और पैकिंग एंड सेलिंग, इन्होंने सेलिंग वाला खर्चा भी करा है। ठीक है? अब इन्होंने लिखा है, इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। सुन लो क्या हुआ है। इन्होंने पाया कि 50 केस रास्ते में ही खत्म हो गए, रास्ते में, यानी कि लॉस्ट इन ट्रांजिट। सुनना, ये बड़ा गहरा मीनिंग है, इसके पीछे भी कहानी है। 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में ही खत्म हो गए, खराब हो गए, बेकार हो गए, रास्ते में ही। मतलब ये सामान, ये 50 केसेस, ये 50 यूनिट श्री सुंदरम के पास मद्रास तक पहुंची नहीं थी, बीच में ही बर्बाद हो चुकी थी। बात क्लियर हो गई? और 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट, यानी कि क्या है? 100 केसेस वो भी रास्ते में ही है। ठीक है? वो अभी तक मद्रास पहुंचे ही नहीं है, मतलब पहुंच जाएंगे वो भी धीरे धीरे। यानी कि सुनो 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 सुनो, यानी कि देखो 1000 भेजे थे, 1000 में 50 तो बर्बाद हो गए बीच में ही, 950 पहुंचने चाहिए थे, 950 में 100 अभी पहुंचे नहीं है रास्ते में। कितने पहुंच गए होंगे? 850। 850 में इन्होंने कितना बेच दिया? इन्होंने 850 में 700 बेच दिए, नजर आ रहे होंगे देखो। तो यानी कि 850 में 700 बेच दिए, यानी कि श्री सुंदरम जी के पास क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा? 150 केसेस का बच रहा होगा। मैं इसे 150 यूनिट लिख देता हूं। क्लियर ही नहीं है? कह रहे ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट सुंदरम अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ श्री मेहता। लेकिन
मैंने ऊपर वाली लाइन ही पढ़ी है, श्री सुंदरम जो सेल कर रहा है उसे कमीशन मिलेगा 10%, किसका, ग्रॉस सेल का। कमीशन है एट द रेट 10%, यानी कि यहाँ पे अलग अलग वो 3 कमीशन नहीं दे रखे, नॉर्मल, ओवर राइडिंग, डेल ग्रेडर, अलग अलग कुछ नहीं दे रखा, एक ही कमीशन है 10%, जो भी ये सेल करेगा, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे दो पार्टी होती है, कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर कौन होगा बताओ, जो सामान भेजने वाला बंदा है, बॉम्बे वाला बंदा, ठीक है ना, कंसाइनर श्री मेहता। कंसाइनी कौन होगा, श्री सुंदरम, दूसरी लोकेशन, जो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, कमीशन पे काम कर रहा है। क्लियर है। ये सारी कहानी मैंने लिख दी एक पेपर पे। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन को शुरू करूंगा आंसर के साथ। मैं क्वेश्चन में दोबारा लेके नहीं आने वाला तुम्हें, चाहो तो मैं अभी 30 सेकंड दे दो, पढ़ लेना। बस कुल मैं तो समझो, श्री सुंदरम थोड़ा सामान भेजा है, कुछ श्री सुंदरम का खर्चा है, कुछ मेहता, सॉरी मेहता ने सामान भेजा है, कुछ मेहता का है, कुछ सुंदरम का खर्चा है, मेहता की सेल है, कुछ लॉस है, कुछ सामान बचा हुआ है, कुछ अभी पहुंचना बाकी है, और कमीशन है, बात खत्म। ठीक है, तो आइए अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो आपको नजर आना शुरू हो गया होगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने वही सारी बातें लिखी हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी। चलिए, तो क्वेश्चन को फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने सारी बातें आपको दिख रही होंगी, देखो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। श्री मेहता बॉम्बे वाले कंसाइनर हैं जिन्होंने सामान भेजा है श्री सुंदरम मद्रास वाले बंदे को, इन्होंने 1000 केस बेचे, 100 रुपए का एक था, ये फलाना फलाना इन्होंने खर्चे करे हैं। 50 यूनिट रास्ते में बर्बाद हो चुकी थी, और श्री सुंदरम ने अपनी लोकेशन पे 700 यूनिट बेच दी 140 के अकॉर्डिंग, और श्री सुंदरम को एक फलाना फलाना इन्होंने खर्चा करा, क्लियरिंग, स्टोरेज, सेलिंग, ये सारा खर्चा करा है। 100 केसेस जो है स्टिल इन ट्रांसिट है, क्लियर ही नहीं है। 100 केसेस जो है वो अभी रस्ते में है। क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था 150, कैसे कि भैया देखो 1000 यूनिट भेजी थी, 50 तो बर्बाद हो गई रस्ते में, 100 अभी पहुंची नहीं है। क्लियर है, तो यानी कि कुल मिलाकर 850 पहुंच गई होंगी। 850 में से 700 इन्होंने बेची डाली, तो बाकी जो बचा वो 150 यूनिट बची। यहाँ पर जो हम बात, थोड़ी बहुत जो नई बात सीखेंगे, वो बात करेंगे हम किसकी, वैल्यूएशन ऑफ, किसके वैल्यूएशन की, मेरे बेटा हम वैल्यूएशन दो चीजों से सीखेंगे। एक तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाले जाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ये दो बातें सीखने में बहुत जरूरी है, क्लियर ही नहीं है। उसके बाद ऑलमोस्ट एंड ही है ये। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों की बुक बनाएं, इन्होंने जितना पूछा उससे ज्यादा हम बनाएं। क्लियर है। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर कौन है मेरे बेटा, कंसाइनर है श्री मेहता, श्री मेहता। क्लियर है, कहाँ का रहने वाला बंदा है ये, बॉम्बे, यानी कि हम कंसाइनर की बुक में काम करेंगे, मेजरली काम इसी की बुक में होने वाला है। क्लियर है। अब क्या होगा, समझने जरा कहानी को आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इधर एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना। मैं इतने में ही कंसाइनमेंट अकाउंट को इसी पेज पर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे लिखना पड़े लेकिन लिखूंगा इधर ही। डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बिल्कुल पीएनएल की तरह काम करेगा। इसका नेचर अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका नेचर क्या होता है, क्योंकि इसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, तो इसका नेचर क्या माना जाएगा, नॉमिनल का ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा मेरे बच्चे, नॉमिनल का ही नेचर माना जाएगा। दूसरा, इन्होंने जो मेन अकाउंट मांगा है वो मांगा है इन्होंने कंसाइनी का। कंसाइनी कौन है मेरे बेटा जी, श्री सुंदरम, श्री सुंदरम, जो कि मद्रास, अच्छा मद्रास का है, ठीक है ना। लो जी, इतने में हमारा काम हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये हो जाएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करते हैं किस तरीके से, पहले भैया श्री मेहता जी ने क्या करा है, सामान भेजा सुंदरम जी को, बोलो हाँ या ना। तो सामान भेज दो मेरे बेटा जी, किस नाम से याद है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। याद है, सामान दो तरीके से भेजा जाता था, विद लोडिंग, विदाउट लोडिंग। यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं लोडिंग के बारे में, तो ये विदाउट लोडिंग वाला क्वेश्चन है कि कॉस्ट पर भेज रहे हैं हम, ठीक है ना। 1000 यूनिट है, 100 रुपए का एक है, कितना हो जाएगा मेरे बेटा जी, लाख रुपए का माल। और उसके ऊपर इन्होंने खर्चा भी करा, किसने, कंसाइनर नहीं करा। कंसाइनर का खर्चा कंसाइनर के नाम से नहीं आएगा, कैशियर बैंक के नाम से आएगा, ठीक है ना।
देखो मैं वैसे मैं आप ना अलग अलग लिखना, कैरेज फ्रेट लोडिंग, इस तरीके से कैरेज फ्रेट लोडिंग ऐसा अलग अलग लिखना और फिर ऐड करके बाहर लिख देना। निकिता क्लियर हो रहा है? कैरेज का अमाउंट, फ्रेट का अमाउंट, लोडिंग का अमाउंट और ऐड करके आउटर कॉलम में। क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। बट मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे पे स्पेस की मुझे लग रहा है कमी पड़ेगी, तो मैं एक साथ ही 4 लिख लेता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कैरेज। सर 5,000 है, क्या? 5,000 है अमाउंट। बेटा 4,000 है ना, देखो ना, 1,000, 3,000 और 1,000। अच्छा हाँ सही कह रही है, 5,000। सॉरी सॉरी, कैरेज फ्रेट, ये गलती मैंने जानबूझ के करी थी, देखने के लिए कि तुम्हें तुम्हारा गणित कैसा है। जी लोडिंग चार्जेस। चलो अब उसके बाद क्या हुआ, सामान पहुंचा किसके पास मेरे बेटे जी? सुंदरम जी के पास, मतलब मद्रास सामान पहुंच गया। और मद्रास सामान पहुंचने के बाद हम ये मानते हैं कि उन्होंने पहले क्या कर दी, सेल। सेल करने से क्या हुआ, इनकम हुई। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। अब ये सेल सुंदरम ने करी है ना, तो सुंदरम के नाम तो लिखो श्री सुंदरम। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दो सेल, जो उन्होंने सेल करी है। कितनी यूनिट? 700 यूनिट बेची है और 140 की 1 यूनिट बेची है। कैलकुलेटर उठा लो, अपने हथियार उठा लो। अरे मेरा हथियार कहाँ गया? मेरा हथियार ये रहा। ठीक है ना, ये लो जी, 700 इंटू 140, ये आपका आ जाएगा मेरे बेटे कितना, 98,000 रुपीज। ये सेल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब सेल करने के टाइम पर उन्होंने खर्चा भी करा, क्लियरिंग चार्जेस, स्टोरेज, सेलिंग। बोलो हाँ या ना? तो क्या कर दो मेरे बेटे जी, यहाँ पे खर्चे डेबिट कर दो। खर्चे किसी का भी हो, डेबिट होना है, क्योंकि खर्चे कंसाइनर के भी कवर होंगे, कंसाइनर के भी कवर करने हैं। श्री सुंदरम के नाम से खर्चे को लिख दो। क्लियर है? सुंदरम के नाम से, सुंदरम कौन कौन से खर्चे कवर करेगा? अपने क्लियरिंग चार्जेस, मतलब ऑल एक्सपेंसेस, ये लिख देता हूँ। अब देखो सुंदरम के सारे खर्चे ऐड कर दो एक बार में। ये रहे सुंदरम के खर्चे, 850 जोड़ो, 850, 1,700 और 600, ये बैठेगा मेरे बेटा सुंदरम के सारे खर्चे मिलाकर 3,150 रुपए। ये सारे ऐड कर दिए बेटा हमने। दूसरी बात, सुंदरम का एक खर्चा और कवर करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कमीशन। तो कमीशन कितना सुंदरम का, देखो लिखा हुआ है, कमीशन है इसका 10% कमीशन सेल पर। अब सेल कितनी करी इसने, 98,000 की, तो 98,000 का फ्लैट 10% कमीशन है। कितना बैठेगा, 9,800 रुपीज। क्लियर है? ये सारा खर्चा हमें कवर अप करना है सुंदरम के नाम से। कितना बैठ जाएगा, 12,950 रुपया। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब देख लो, हमने दोनों खर्चे लिख लिए, कमीशन भी लिख लिया, बात खत्म। लेकिन अब अकाउंटिंग करनी किसकी, लॉस की। किसकी? लॉस की, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग करनी है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, मैंने को बताया था, अगर नॉर्मल लॉस होता है तो कुछ नहीं करना, एबनॉर्मल होता है तो एबनॉर्मल लॉस को तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल बाहर करना है। वो खर्चा तुम अपनी कंसाइनी से कवर नहीं कर सकते, वो खर्चा कंसाइनी को खुद देखना पड़ेगा। तो बाय एबनॉर्मल लॉस, बाहर करो जी एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस जो होता है हमेशा किस पे लिखा जाता है, एट कॉस्ट पे लिखा जाता है। चाहे क्वेश्चन विद लोडिंग वाला हो चाहे विदाउट लोडिंग वाला हो, हमेशा ये एट कॉस्ट पर ही लिखा जाएगा। ये लॉस लग रहा होगा बट ये मैंने सी बनाया है, एट कॉस्ट पे ही लिखा जाएगा। सवाल इसके वैल्यूएशन की है। अब इसका वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है, मैं पन्ना घुमा के लिख रहा हूँ। अच्छा, पन्ना घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे नया पन्ना ही लेना पड़ेगा। हाँ जी, देखिएगा, अब एबनॉर्मल लॉस की जो अकाउंटिंग है, सुनते हैं ना मेरे बेटे जी, मतलब यहां लिखेंगे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है मेरे बेटे जी, टाइमिंग पर, कि एबनॉर्मल लॉस हुआ कब है। इसकी सिर्फ दो ही टाइमिंग है मेरे बेटे जी, ठीक है ना? एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में हो रहा है, या आफ्टर ट्रांजिट, ये मतलब पहुंचने के बाद हो रहा है। मतलब वही वाली बात है कि वो कंसाइनी के पास पहुंच गया तब हुआ है, ये कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही हो गया, मतलब रास्ते में बर्बाद हो चुका है। एक्चुअल में क्या है कि एबनॉर्मल कॉस्ट के, एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन के लिए हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट तो चाहिए चाहिए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। क्या चाहिए मेरे बेटे जी,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred by consignor oblique consignee, incurred by consignor oblique consignee। हमें इन चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर थोड़ा सा ना भेजे में जा नहीं रहा, थोड़ा समझा दो। देखो मैं ये मान लेता हूं यहां पर कंसाइनर की लोकेशन है, ये बात तो क्लियर हो रही होगी तुम्हें, और ये कंसाइनी की लोकेशन है, हाँ जी ये भी क्लियर हो रही है हमें, क्लियर है। देखो खर्चे और बेटा ये मैं बना देता हूं, मान के चलो ये मान के चलो ये, इसे तुम गोडाउन कह लो कंसाइनी की लोकेशन का, ये शॉप कह लो जहां पर सामान पहुंचेगा। तो एक बात समझना मेरे बेटे जी, स्टॉक के अंदर कौन कौन से खर्चे को लिया जाएगा। देखो एक तो जो कंसाइनर सामान दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो कॉस्ट, और यहां से हो सकता है ये बीच के खर्चे कौन पे कर रहा हूं, एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर, ये खर्चे, ये सारे खर्चे डायरेक्ट खर्चे माने जाते हैं। क्यों इन्हें डायरेक्ट खर्चे क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर कंसाइनर ये खर्चे नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ का कैरेज, यहाँ का फ्रेट, यहाँ का इंश्योरेंस, टैक्सेस, टोल टैक्सेस, ये सारे खर्चे अगर कंसाइनर पे नहीं करेगा तो ये सामान यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हो। तो ये कॉस्ट इसके अंदर क्यों ऐड करी जाती है, डायरेक्ट खर्चे नहीं क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये खर्चा यहाँ तक ये पे नहीं करेगा कंसाइनर या कंसाइनी, कोई भी पे कर सकते हैं यहाँ के खर्चे, अगर ये बीच का खर्चा कोई पे नहीं करेगा, चाहे कंसाइन कंसाइनी, तो ये सामान इस लोकेशन तक नहीं पहुंचेगा, और सामान अगर यहाँ नहीं पहुंचेगा तो कंसाइनमेंट को फायदा ही नहीं है। तो इसलिए इन खर्चों को भी इनमें ऐड किया जाता है। दूसरी बात, जब यहाँ पर कंसाइनी के पास सामान मिल जाता है तो कंसाइनी इस सामान को यहाँ से लेके यहाँ तक, हो सकता है अपने गोदाम तक लेके जाए, ये मत समझो ये गोदाम भी पहुंचेगा, कुछ ऐसी लोकेशन भी होती है कई बार क्लियर करवाना पड़ता है, मतलब हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंसाइनमेंट बाहर से आता है, आउट ऑफ इंडिया मतलब एब्रोड से आता है, तो कंसाइनर हमारा है बाहर का, हम यहाँ पे है कंसाइनी, ऐसा भी होता है। तो जो सामान आता है वो कस्टम पे पड़ा रहता है, हाँ है ना, तो कस्टम से क्लियर करवाने के लिए कंसाइनी, अब कस्टम से क्लियर कौन करवाएगा, कंसाइनी। भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरा कंसाइनर कोई बंदा है, मतलब रॉबर्ट कोई बंदा है वो अमेरिका में रहता है, उसने तो क्या करा वहां से वेसल्स के थ्रू मतलब जहाजों के थ्रू सामान भेज दिया, अब इंडिया में रिसीव करना तो मेरा काम है ना, कस्टम पे जाना, ऑफिसर को पैसे देना, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करना, फलाना टीम का क्लियरिंग करवाना, फिर वहां से लोड करवाना, ट्रक वगैरह लेके जाना, लोड करवाना, लोड करवा के अपनी लोकेशन तक लाना, लोडिंग अनलोडिंग, इतने सारे खर्चे हो सकते हैं। तो वो खर्चे कौन पे करेगा बेटा, कंसाइनी तो पे करेगा। वो खर्चे जब तक वो खर्चा पे नहीं करेगा तो अगेन वही वाली बात कि गुड्स हमारी लोकेशन तक आएगा नहीं, हमारी लोकेशन एक्चुअल में हमारी दुकान हमारा गोदाम है, हाँ ये ना, क्लियर है। तो यहां तक के भी खर्चे किसको पे करने होंगे मेरे बेटे जी, पे या तो कंसाइनी पे करे या कंसाइनर इसको पैसा दे, मतलब पे तो किसी ना किसी को करना है। जनरली यही माना जाता है कि ये वाले खर्चे कंसाइनर कवर करता है और ये वाला खर्चा कंसाइनी कवर करता है, क्लियर ही नहीं है। तो मैं ये कह देता हूँ कि एक्सपेंसेस, इन्हें जनरली कह देते हैं हम एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, बोलो हाँ ये ना, ये एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, क्लियर है नहीं है। अब दिमाग लगाना, कंसाइनर ये जो खर्चा करेगा ये किसके ऊपर करेगा, जो गुड्स उसे रिसीव होगा, बोलो हाँ ये ना। तो दिमाग लगाना मेरे बेटे जी, अगर गुड्स बीच में ही खत्म हो चुका है, ठीक है ना, मतलब इन ट्रांजिट खत्म हुआ है, तो जो रास्ते में खत्म हुआ है सामान यहाँ पर इस में, तो उसमें कौन कौन से खर्चे लिए जाएंगे, एक तो उस गुड्स की कॉस्ट ली जाएगी और ये वाले खर्चे लिए जाएंगे। लेकिन अगर गुड्स यहाँ सामान पहुंचने के बाद हुआ है, क्लियर है, मतलब यहाँ के बीच में हुआ है, तो उस गुड्स पे ये खर्चा, ये और ये तीनों लिए जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चे, बताना नहीं किताब बताओ आए ना, हाँ ठीक है ना। मतलब दैट इज टाइमिंग, या तो लॉस यहाँ हो रहा है, अगर एबनॉर्मल लॉस यहाँ हो रहा है, अगर एबनॉर्मल लॉस यहाँ हो रहा है तो इस वाले एबनॉर्मल लॉस में इन दोनों को लिया जाएगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस यहाँ इंकर्ड हो रहा है तो इस वाले एबनॉर्मल लॉस में इससे पहले वाले सारे खर्चे लिए जाएंगे, मतलब ये भी ये भी ये भी, मतलब डिपेंड करता है कितना खर्चा हो चुका है उसकी टाइमिंग तक, वो सारा खर्चा इंक्लूड कर दो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, गोदाम में पहुंचने के बाद अगर कोई खर्चा होता है, भाई गोदाम तो निकाल लेगा खर्चा, जैसे गोदाम का रेंट, गोदाम की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, ये खर्चे इनमें इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होते, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं, और वो खर्चे जो होते हैं हमारी प्रोडक्ट, हमारे स्टॉक में वैल्यू नहीं किए जाते। इसी अगर तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई है तो मैं तुम्हें फिर हैंड टू हैंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी समझा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा,
भाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए पे वैल्यू किया जाएगा, सवाल ये आता है। भाई क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी, मतलब वो स्टॉक जो कंसाइनी के पास है एट हिज ऑब्लिक हर लोकेशन, मतलब उसकी लोकेशन में जो सामान पड़ा हुआ है, दैट इज उसकी दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है, उसका वैल्यूएशन तुम कैसे करोगे, सवाल ये आता है। तो बट ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है उस सामान पे ये वाला खर्चा भी हो चुका है, ये वाला खर्चा भी हो चुका है, और ये तो पहले से है ही, तो उसमें सारे खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि इसके वैल्यूएशन में कंसाइनर एक्सपेंस, तो यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के खर्चे, सारे खर्चों को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है, किसके वैल्यूएशन में, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, निकिता बच्चे बता देना, हाँ ठीक है ना। बस हो अब गई। अगर यहाँ पे कुछ मैं बताऊँ ना, अगर यहाँ पे कुछ भी बवाल मचता है तो सिर्फ बवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब हमारा समझदारी का बवाल होगा, और वैसे कोई बवाल नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरे बेटे यही है। मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन चल ही रहा है श्री मेहता का, ठीक है ना, या फिर हम कह लें कि श्री मेहता और श्री सुंदरम मद्रास बॉम्बे का केस चल ही रहा है। अब तुम जरा ना बुद्धि का प्रयोग करना, भाई भाई मेहता भैया तो यहाँ पर है और सुंदरम भैया यहाँ पर है। अभी तुम्हें क्लियर हुआ था, मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, तुम्हें ये चीज अभी क्लियर हुई थी कि भैया मेहता भैया ने तो 1000 केस भेजे थे, तो यानी कि मेहता भैया ने जो खर्चा किया होगा यहाँ पर वो 1000 यूनिट के लिए किया होगा। ये बात क्लियर है, जल्दी बोले मेरे बेटा, हाँ है ना। जबकि क्लियर। तुम्हें ये बात भी क्लियर है कि भैया 1000 में से 50 खराब हो गई, 100 मिली नहीं, तो मतलब सुंदरम भैया के पास कितनी यूनिट पहुंची थी, 850 यूनिट। बेटा बोलो हाँ या ना। हाँ यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे कोई भी खर्चा किया जा रहा है कंसाइनी के द्वारा वो 850 यूनिट पे कर रहा है। बेटा बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो हाँ ये एक कॉमन सेंस है कि हमें ये जरूर सोचना है कि सामने वाला बंदा, वैसे कंसाइनर और कंसाइनी, वो कितनी यूनिट के लिए खर्चा कर रहे हैं, मतलब ये जो डायरेक्ट खर्चा कर रहे हैं वो कितनी यूनिट पे कर रहे हैं, एक यूनिट का निकाल लेना, बात खत्म। क्लियर है ये नहीं है, क्लियर है। बस इतना इतना ही दिमाग की जरूरत है, उससे ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। क्लियर है, अब दिमाग लगा लो। ये जो हमारा सामान बर्बाद हुआ था ये रास्ते में बर्बाद हुआ था। अब रास्ते का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी, कि मतलब एक तरीके से कंसाइनी भैया ने तो कोई खर्चा किया ही नहीं था, हाँ ये ना, यानी कि कंसाइनर का खर्चा हुआ होगा और ये वाला खर्चा सिर्फ कंसाइनर का खर्चा हुआ होगा, और कंसाइनर ने सारा खर्चा कितनी यूनिट पे करा है, 1000 यूनिट पे करा है। कितनी पे करा है, 1000 यूनिट पर। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं वर्किंग बना देता हूं, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वैल्यूएशन, देखो आपकी बुकों में, अलग अलग बुकों में इसके फॉर्मूले दिए जाएंगे, आपसे रटवाया जाएगा, बट मेरे बेटा मैं आपको फॉर्मूला रटवाने बैठूंगा तो आपको लगेगा वेरिएंट्स हैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मैं फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, समझदारी को बढ़ाऊंगा आपकी। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मैं ये निकलवा रहा हूँ आपसे कि भैया एबनॉर्मल लॉस निकाल के बता दो हमें ये कितना है। बात क्लियर हो गई। अब देखो भैया हमें पता है कि लाख रुपए का सामान है, क्लियर है ही नहीं है, लाख रुपए का सामान है और उसके अंदर 1000 यूनिट आती है। एक तो ये खर्चा प्लस कंसाइनर ने एक टोटल खर्चा कितना करा था 5000 का, वो कितनी यूनिट पे करा था मेरे बेटा, 1000 यूनिट पर। तो बेटा देखो कुल मिला के तुम्हें पता लग जाएगा 1000 एक यूनिट पर कितना खर्चा हो रहा है, देखना जरा, 100 रुपए का ये और मैं समझ 5 रुपए का ये। बेटा बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, और कितनी यूनिट बर्बाद हुई है हमारी, 50, यानी कि एक यूनिट पर 105 का खर्चा है, तो 50 यूनिट पर कितना होगा निकालना मेरे बेटे जरा, 105 मल्टीप्लाई बाय 50, ये बैठेगा आपका 5250। बच्चे बताओ आया या नहीं आया, आया। लाख रुपए का खर्चा, भैया तुम्हें पता एक तो 100 रुपए का ये खर्चा हो ही रहा है, ऊपर से 1000 यूनिट 5000 रुपए और खर्च हो रहे हैं, इनकी पर यूनिट 5 रुपए, तो 105 हो गया नहीं हो गया, कैसे भी कह लो, बात तो भी बैठनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश टैग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, वहां पे जाके देख लेना, 5250 की कैलकुलेशन करी हमने, आया। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे कई क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको आ सकते हैं कि इसका वैल्यूएशन क्या होगा बता दो। तो आपके दिमाग में ना ये पिक्चर होनी जरूरी है, अगर तुम्हें ये पिक्चर क्लियर है ना, ये जो मैंने सिखा रहा हूँ तुम्हें, तो तुम कुछ भी कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। आई बस अभी नहीं आई,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब बाय, अब निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। बाय क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो सामान जो भी बिका नहीं है, गोदाम पर ही पड़ा हुआ है, किसकी? कंसाइनी की। तो देखो अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर क्या बनाते हैं? 2। देखते रहना। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो अगर मैं एक चीज बोलूं भाई, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में दोनों खर्चे हो चुके होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां लिखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनर यानी मेहता, और उसको मैं क्या लिख रहा हूं? पर यूनिट। निकिता बेटा क्या मैं इसे कह सकता हूं 105 रुपया, कि भैया एक यूनिट पर कंसाइनर हाँ ने 105 का खर्चा करा? ये क्लियर है? देखो ऊपर करा हमने वैल्यूएशन, हाँ ये ना। और अगर मैं ये बोलूं डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी पर यूनिट, मतलब वो डायरेक्ट खर्चा जो कंसाइनी ने पे करा है। अब देखो डायरेक्ट खर्चे किसे कह रहे थे बेटा हम? ये वाला कंसाइनी का, ये वाला खर्चा। अब देखो कंसाइनी के खर्चे कौन कौन से थे? देख बेटा निकिता, स्टोरेज वाला खर्चा, सेलिंग वाला खर्चा और क्लियरिंग वाला खर्चा, 3 खर्चे कंसाइनी के। हाँ ये ना, बोलो। हाँ अब इन तीनों खर्चों में, इन तीनों खर्चों में बस मुझे इतना बता दे मेरे बेटा, डायरेक्ट कौन सा है? मतलब क्लियरिंग, स्टोरेज या सेलिंग? क्लियरिंग, स्टोरेज। डायरेक्ट खर्चा बताना है जो इस बीच में हुआ है। देख स्टोरेज खर्चा तो यहाँ पर होगा, हाँ और सेलिंग खर्चा सामान बेचते वक्त का होगा, बाहर निकालने का। तो वो मैंने बोला था ना, इसके अंदर के खर्चे और बाहर निकालने वाले खर्चे सारे क्या क्या माने जाएंगे? इनडायरेक्ट। बोल हाँ या ना। और जो क्लियरिंग चार्जेस हाँ हो, और जो क्लियरिंग चार्जेस होगा वो क्या होगा बता? वो होगा जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने, यहाँ से क्लियर करवाया और यहाँ ले गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लियरिंग चार्जेस ही कौन सा खर्चा है तेरा? डायरेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? डायरेक्ट है ना? हो गई। यानी कि हमारा कंसाइनी जो है वो 850 रुपये खर्च कर रहा है कितनी यूनिट पर? 850 यूनिट पर। ये बात क्लियर है ही नहीं है? क्योंकि उसे 850 मिली है यूनिट, क्लियर है। ठीक है ना? अब देखो मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग यूनिट, कितनी यूनिट बच रही है? देखो जी, कंसाइनर, कंसाइनी और क्लोजिंग यूनिट बच रही थी आई थिंक 150 यूनिट। लो जी, तो ये आपका आ जाएगा 106 रुपया। देखो 1 रुपया, 105, 106 इंटू 150, 106 मल्टीप्लाई बाय 150, ये आ गया तेरा कितना मेरे बेटा? 15,900 रुपया। अब इसे उठाकर पेल दे तू यहाँ पर, 15,900। बताओ जी आया या नहीं आया? फटाफट से बोलो। आया। आया। लेकिन मुझे एक चीज बताना मेरे बेटा, ठीक है, हमने कितनी यूनिट भेजी थी? 1000 ना? हाँ अब देख, 1000 में 700 बिक गई, 50 बर्बाद हो गई, हाँ 150 क्लोजिंग में पड़ी हुई है। जरा जोड़िए से, 150 700 और 900 हुआ नहीं हुआ? इनकी अभी हाँ 100 यूनिट तो यहाँ दिखानी पड़ेगी किस नाम से? गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। आ रहा है नहीं आ रहा है? वो एक तरीके से हमारे आ रहा क्लोजिंग लाएगा कितनी यूनिट? 100 यूनिट। लेकिन अगर ये इन ट्रांजिट है और इन ट्रांजिट पर खाली कंसाइनर का खर्चा हुआ होगा 105 रुपया। बोला आया या नहीं आया? आया। बस, और कुछ यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, सारी बातें हमने लिख दी है मेरे बेटा। निकाल डाल प्रॉफिट या लॉस। क्रेडिट वाला ऐड कर 98,5250, 15,900, 10,500 माइनस 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 12,950। मेरे बेटा हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 11,700 रुपये का। और ये प्रॉफिट सारा कंसाइनर का होगा, और कंसाइनर अपने प्रॉफिट लॉस में बेच देगा। ब्रैकेट में लिख देना इसे प्रॉफिट, यहाँ का डेबिट, और कंसाइनर कर देगा क्रेडिट, और यहाँ लगा देना टोटल। टोटल बेटा अब आया ही नहीं आया? जल्दी बता। आया।
आ गया। अब इसी के साथ साथ कंसाइनर का अकाउंट भी बना लेते हैं। देख कंसाइनी का अकाउंट, सॉरी कंसाइनी कहाँ का, यहाँ यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ का डेबिट, वहां पे क्या कर देगा, क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 12,950, ठीक है ना। और ये सेल, यहाँ का क्रेडिट, वहां का डेबिट टू, इसका मतलब समझ रहे हो कि भैया देख श्री सुंदरम ने 90,000 की सेल करी है, हमें इतने रुपए लेने हैं और खर्चा और कमीशन मिलाकर इसको इतने रुपए देने हैं। तो नेट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि हमें मिला ही नहीं मिला है, तो हमें मानेंगे कि अभी हमें रुपए लेने हैं, सेटलमेंट अभी करा नहीं है बंदे ने, यानी कि अभी हमें से कितने रुपए लेने हैं, इतने में से इतने गए बाय बैलेंस CD, यानी कि हमें 85,050 रुपए उससे लेने हैं। ये हो गया हमारा टोटल, और CD का क्या बनाते हैं मेरे बेटा, BD टू बैलेंस BD। देखो डेबिट में आ रहा है ना, डेबिट का मतलब क्या हुआ कि अभी हमें बंदे से रुपए लेने हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हाँ बंदे ने रुपए भेज दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश ऑफ बैंक, मतलब पैसा आ चुका है, यहाँ का क्रेडिट वहां का डेबिट, तो CD BD कुछ नहीं आता। हाँ जी चले बेटा आगे, चलो आगे चलते हैं। इसके आगे अगर एक अकाउंट और आता है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर है। अब देखो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, खाली इसकी पोस्टिंग एक ही है, एक ही बार आया है, ये यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, ठीक है ना, बाय कंसाइनमेंट के नाम से 1,00,000 रुपए का सामान, यहाँ का क्रेडिट, सॉरी इसे क्लोज करो, कहाँ पे, ट्रेडिंग में डाल दो। ये बताया था मैंने कि कुछ सामान बेच दिया, कुछ भेज दिया, कुछ बच रहा है, तो ये कंसाइनर क्या करेगा, अपने ट्रेडिंग में यहाँ का डेबिट होगा और अपने ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देगा कि कुछ सामान हमने भेज दिया। अच्छा अब देखो, इन दी बुक्स ऑफ श्री सुंदरम, अगर मैं सुंदरम की बुक बनाऊं तो सुंदरम क्या बोलेगा, सुंदरम खाता बनाएगा कंसाइनर का, यानी कि बोले तो मिस्टर मेहता का, क्लियर है। और वो क्या बनाएगा अकाउंट में कि भैया मैंने खर्चे करे हैं, देखो श्री सुंदरम लिखेगा अपने खर्चे, जो वो बोलेगा कि मुझे मेहता जी से लेने हैं। कौन कौन से खर्चे करे हैं इसने, लिखते हैं जी, एक तो क्लियरिंग चार्जेस, स्टोरेज, सेलिंग, अलग अलग लिखेगा कि लो जी क्लियरिंग चार्जेस करे हैं मेरे, ये मेरा स्टोरेज का खर्चा है, ये मेरा सेलिंग वाला एक्सपेंस है, ये मेरे 850 रुपये, ठीक है ना, ये मेरे 1,700 रुपये, ये मेरे 600 रुपये जो उसकी जेब से कैश गया, ठीक है, ये वो लिखेगा 850, 1,700, 600, यानी कि 3,150, ये वाला। दूसरी बात, और कौन सा पैसा लेना है इसे, कमीशन का, यहाँ लिखिए कमीशन, कितने रुपए, 9,800 रुपीज, क्लियर है। अच्छा जी, फिर यहाँ लिखिएगा बाय, क्या लिखिएगा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, या फिर हो सकता है डेटर्स के नाम लिखे, जैसे बोलते हम सेल, उस बंदे ने सेल करी है, वो बोलेगा देखो मुझे इतना लेना है, वो अपना रुपये लेगा, इतना वो उसे वो हमें देगा अगर हम मेहता है तो देखो नेट इसका निकल कर आएगा यहाँ की तरफ, डेटर की बुक में क्रेडिटर, क्रेडिटर की बुक में डेटर, सेम निकल कर आते हैं मेरे बेटे जी। तो 98,000 माइनस इतना माइनस, सेम निकल कर आएगा, देख लो जी जो ऊपर निकल कर आया है, भैया हमें इतना लेना है, उससे इतना देना है, डेटर की बुक में क्रेडिटर, क्रेडिटर की बुक में डेटर, बिल्कुल सेम होते हैं। अच्छा जी, एक अकाउंट और बनता है कंसाइनमेंट कमीशन अकाउंट, यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट, इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये ट्रांसफर कर देगा अपने P&L में, कौन, कंसाइनर, अपनी इनकम मान के, यहाँ का डेबिट और P&L का क्रेडिट। डन है जी, दीदी बताओ आया नहीं आया, आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नहीं। नहीं, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।